हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज हम लोग बात करेंगे एक सिंपल कंपैरिजन बट वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन में इंडिया वर्सेस द चाइनीज इकोनॉमी। वेयर वर द चाइनीज एंड वेयर विल बी अस जब हम 12 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो रहे होंगे। तो एक और बात कि चाइनीज इकोनॉमी ऑलरेडी 12 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो चुकी है इन 2017। इट टुक देम अराउंड 40 इयर्स। 40 साल लगा उनको, जब से उन्होंने अपना रिफॉर्म शुरू किया था तब से 2017 तक 40 साल में वो 12 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हुए। इंडिया ने अपने रिफॉर्म शुरू किए 1991 में, और हम उम्मीद कर रहे हैं बाय द टाइम 43-44 इयर्स पास, यानी 2035-36 तक हम लोग भी 12 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो जाएंगे। कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं इंडियन और चाइनीज इकोनॉमी में, बट वी आर ऑल्सो ग्रोइंग एट अ बेटर पेस देन द चाइनीज इकोनॉमी पोस्ट द पेंडेमिक। फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है हम लोग, तो फक्र किया जा सकता है। थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन ठीक करना है। और कैसे आने वाले 10 साल में भारत एक 12 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो सकता है, वी विल डू अ सेक्टर वाइज कंपैरिजन, एंड कहाँ लाई करता है इंडिया का ओवरऑल कंपेरेटिव एडवांटेज, हम लोग ये भी देखेंगे। सो वेलकम एवरीवन टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है ऋषभ, आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी। और अब हम शुरू करते हैं अपना पढ़ाई लिखाई का बात। इंडिया वर्सेस चाइनीज इकोनॉमी, सेक्टर बाय सेक्टर इकोनॉमिक फेस ऑफ एट 12 ट्रिलियन डॉलर। ओके, तो अगर अभी हम देखें तो चाइनीज और इंडियन इकोनॉमी के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, उसका एक टेबल देखें अगर, तो हम पीरियड वाइज देखें तो 1980s 1978-77 से चाइना में रिफॉर्म शुरू हुए थे। आप यहाँ देख सकते हैं चाइनीज 1978 डेंग रिफॉर्म्स, और इन रिफॉर्म्स में 150 बिलियन डॉलर की जो उस टाइम पे चाइनीज इकोनॉमी थी 1977-78 में, वो बढ़ के लगभग 12 ट्रिलियन हो गई 2017 तक, यानी लगभग 40 साल लगे, 39 ईयर्स टू बी प्रिसाइज, लगभग 40 साल लगे। और हम उम्मीद कर रहे हैं आज जो हमारी इकोनॉमी 4.19 और 4.2 ट्रिलियन डॉलर है 2025 में, वो 2035-36 तक हम भी 12 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएंगे। अब दोनों कंट्रीज के अप्रोच में फंडामेंटल डिफरेंसेस रहे हैं। चाइना हैज बीन अ ऑटोक्रेटिक सोसाइटी, बट स्टिल चाइना को जितना टाइम लगा है उतना ही टाइम लगभग हमें भी लगने वाला है 12 ट्रिलियन होने में। दूसरी चीज, चाइनीज डेवलपमेंट वाज फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेस्ड, और ये चाइना बना मैन्युफैक्चरिंग हब। चाइना बना मैन्युफैक्चरिंग हब। वहीं हमने जो बस पकड़ी वो थी सर्विसेज। ठीक है, 1990 से हमने सर्विसेज में अपना योगदान बढ़ाया। तो हम देखते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे शेंजन चाइना, ये सब जो स्पेशल सिटीज बने, क्योंकि चाइना इज अ कम्युनिस्ट इकोनॉमी, तो कम्युनिस्ट जनरली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और ये सब को प्रमोट नहीं करते, बट चाइना को ग्रो करना था तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए चाइना स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाया है जहां पे चाइनीज कम्युनिस्ट लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलता, वहां पे कैपिटलिस्ट ऑर्डर चलते हैं, यानी फ्री मार्केट, एक तरह से कंट्रोल्ड फ्री मार्केट वहां पे था। तो इस आपके एफडीआई एक्सप्लोजन की वजह से वो मैन्युफैक्चरिंग जो 30 मिलियन डॉलर भी नहीं थी 1980s में, वो 2022 तक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है, यानी 11 बिलियन डॉलर का तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है चाइना में। और मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ मैसिव इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से कंपनीज लाइक सीएटीएल, बिल्ड योर ड्रीम्स, बीवाईडी, एमजी मोटर्स, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज अब चाइनीज कंपनीज हैं और ईवी रेवोल्यूशन ले आ रही हैं दुनिया भर में। तो अगर हम पीरियड वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 1980 से 2010 तक एवरेज चाइना का जो ग्रोथ रेट था वो अप्रोक्सीमेटली 10% था। इंडिया का एवरेज ग्रोथ रेट अराउंड 6% था, अराउंड 6%। चाइनीज ग्रोथ वॉज लेड बाई मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी फिजिकल एसेट, और इंडिया का सर्विसेज लेड ग्रोथ। तो चाइना बिल्ड्स मैसिवली बट इंडिया प्रोवाइड्स सर्विसेज एज अ ग्लोबल टेक लीडर। ये जो रिफॉर्म्स दोनों ही कंट्रीज में आए हैं पोस्ट सम यू नो विजन ऑफ द पॉलिटिशियंस ऑफ दैट टाइम, जैसे डेंग चाओपिंग आपके चाइना के लिए थे, वैसे पीवी नरसिम्हा राव इंडिया के लिए थे, मनमोहन सिंह इंडिया के लिए थे। तो ये जो लॉन्ग टर्म विजन लेके चले पॉलिटिशियंस और जिसकी वजह से रिफॉर्म्स आए, आज हम देख रहे हैं इतनी बड़ी ग्रोथ रेट। 2011 से 24 के बीच में भी अगर देखा जाए तो चाइना की ग्रोथ रेट इंडिया से ज़्यादा थी, 6.4% अगेंस्ट 6%। मतलब इंडिया कैचअप कर रहा है और चाइना की ग्रोथ अब स्लो हो रही है। और सबसे बड़ा आपको एग्जाम्पल मिलेगा पोस्ट पैंडेमिक, दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, एवरग्रांडे, जो चाइनीज कंपनी थी। तो यहाँ देखते हैं अगर, तो चाइना का प्रोडक्टिविटी लॉस हो रहा है 1.8% और इंडिया का प्रोडक्टिविटी इज अराउंड 2.2%। तो एफडीआई बूम के बाद
चाइना ने भी एक सस्टेन्ड ग्रोथ दिखाई थी अपने लगभग 20-30 साल के बाद, 20 साल के बाद। और आज इंडिया के पास भी वही समय है कि 30 साल हो गया है हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लगभग। तो अब हमें वो जाइंट लीप लेने का टाइम आ गया है, यानी आने वाले 10 साल में हमें अपने जो जीडीपी है उसमें 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर का वैल्यू एडिशन करना ही पड़ेगा अगर हमें आगे देखना है। बेसिकली अगर हमें 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है तो हमें अब ये सस्टेन्ड मोमेंटम को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में बदलना होगा। तो ये तो रहा हमारा हिस्टोरिकल पाथ। अब हम सेक्टर वाइज कंपैरिजन करेंगे। तो सेक्टर वाइज कंपैरिजन में सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर। तो इंडिया हो या चाइना, दोनों के पास सरप्लस लेबर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो दोनों के अप्रोचेस अलग अलग रहे हैं, क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग की तरफ गया तो ये जो सरप्लस लेबर है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करना ज़्यादा आसान रहा। इंडिया वेंट विद ग्रीन रेवोल्यूशन फर्स्ट और उसके बाद सर्विसेज सेक्टर की तरफ चले गए। अब सर्विसेज सेक्टर की तरफ गए, इस वजह से लेबर एब्जॉर्प्शन रेट जो चाइना में रहा है, यानी अर्बनाइजेशन माइग्रेशन वाला जो रेट चाइना में रहा है वो इंडिया में कम रहा है। आज भी इंडिया की 45-46% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, यानी एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर में। भले एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो मात्र 16 से 17% का है। सोच के देखो इस बात को। तो अगर हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे इकोनॉमीज ग्रो करती हैं अदर सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बढ़ता है, लेकिन क्योंकि इंडिया सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमी रहा है तो ये जो लेबर माइग्रेशन होना चाहिए था वो कम रहा है, बिकॉज सर्विसेज नीड स्किल्ड लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग नीड सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर। अब एग्रीकल्चर से आप सीधे तो सर्विसेज में जा नहीं सकते, इतना आसान तो है नहीं, यानी आपको पढ़ लिख के ही वहां तक पहुंचना है। भले वो हाई वैल्यू जॉब्स मिलेंगी आपको सर्विसेज में, बट पढ़ना लिखना तो पड़ेगा, उसके लिए आपको स्किल्स तो डेवलप करने पड़ेंगे। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जब 12 ट्रिलियन डॉलर चाइना में हुआ था 2017 में, तब आपका जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है इट वाज अराउंड 8% इन चाइनीज इकोनॉमी, ओनली 8%। ठीक है। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक बूस्ट मिला था चाइना को, तो फार्म मैकेनाइजेशन बढ़ा था और लेबर माइग्रेशन भी बढ़ा था, जिससे लेबर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी थी वहां पे। तो लगभग 800 मिलियन लोग पॉवर्टी से बाहर निकले थे बाय 2017। अब इंडिया में क्या किया गया? इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। देखो 1980s में चाइना में भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम लाया गया था, कहाँ पे? एग्रीकल्चर में। उससे उनको भी 50% यील्ड बूस्ट मिला था। जैसे इंडिया को ग्रीन रेवोल्यूशन आया पंजाब हरियाणा वेस्ट यूपी में, जिससे 3 टाइम्स हुआ यील्ड। 3 टाइम्स का मतलब लगभग आप समझ के देखिए कि 100 मिलियन मेट्रिक टन हम टच कर गए थे 1971 में, और हम लोग फूड सिक्योर हुए थे पहली बार। तो 3 टाइम्स हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ा था जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते। तो यानी एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के बिना आगे बढ़ना तो बड़ा मुश्किल है, नहीं तो इन्फ्लेशन ही रहेगा चारों तरफ। तो चाइना में भी हुआ। अब जैसे इंडिया में इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, वाटर चैलेंजेस आए, वही प्रॉब्लम आपको चाइना में भी देखने को मिली, क्योंकि चाइना में जब एग्रीकल्चर बढ़ रहा था तो वहां भी अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस चल रही थी। तो चाइना में आपको सॉइल इश्यूज देखने को मिलते हैं। अब अगर आज के समय देखा जाए तो 2034-35 तक भी इंडिया का एग्रीकल्चर 16% के आसपास जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा और 45% लोगों को एम्प्लॉय करेगा, यानी 47% अभी कर रहा है तो 2% और लोग माइग्रेट कर जाएंगे। बट स्टिल एग्रीकल्चर विल बी द हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट गिविंग सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, 3 से 4% ग्रोथ रेट कर रहा है, बट एग्रीकल्चर इज स्टिल इन लॉसेस, बहुत लॉसेस भी होते हैं। और अगर देखा जाए ब्राजील से अगर हम कंपेयर करें तो ब्राजील के एग्रीकल्चर सिस्टम का उसके टोटल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 25% का है, इंडिया का 16% है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर ब्राजील 25% का कंट्रीब्यूशन ले आ सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट उन्होंने बढ़ाया, ब्राजील इज द शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड, यानी शुगर केन ये सब एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, एक्सपोर्ट बेस्ड एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करता है, तो ज़्यादा एक्सपोर्ट बेस्ड एग्रीकल्चर मतलब ज़्यादा इनकम फार्मर की। तो इस तरह की अप्रोचेस ले आके मॉडर्नाइज करके एग्रीकल्चर को हम एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं, यानी कि हमारे पास पोटेंशियल है कि हमारा भी एग्रीकल्चर 25% तक जाए और लगभग $150 बिलियन का एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन करे एक्सपोर्ट में। $150 बिलियन सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट में वैल्यू एड करे 2035 तक। तो इससे हमको समझ में आता है कि इंडिया आज भी फूड सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। मतलब इंडियन एग्रीकल्चर इज मोर फूड सिक्योरिटी, मतलब डोमेस्टिक इकोनॉमी बेस्ड। हमको इसको थोड़ा सस्टेनेबल बनाने की ज़रूरत है और फ्यूचर लुकिंग यानी मॉडर्नाइज करके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज की, तो भाई चाइना इज हैंड्स डाउन द पावर हाउस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। चाइना 2017 में
2017 में 40% के आसपास जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो मैन्युफैक्चरिंग का था। उसमें भी 2.3 ट्रिलियन का तो एक्सपोर्ट था, यानी जो 4.9 लेट्स से अप्रॉक्स 5 ट्रिलियन की जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी चाइना में, उसमें से आधी तो वो सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए बना रहे थे, आधी अपने लिए और आधी एक्सपोर्ट के लिए, यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वर्ल्ड। हुआवे का राइज हुआ, शाओमी जैसी कंपनीज का राइज हुआ, बीवाईडी का राइज हुआ, सीएटीएल का राइज हुआ, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ से बनती हैं, जो दिखाता है कि स्टेट लेवल इनोवेशन से भी आपकी कंपनीज बड़ी हो सकती हैं, यानी स्टेट लेड अप्रोच भी चल सकता है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया अब भी अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको 25% तक करने के ख्वाब देख रहा है। 2025 में हमको ये 25% अचीव करना था, हम कर नहीं पाए। अब वो चाहे कोविड की वजह से हो या फिर लैक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंड लेबर एंड लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, लेकिन हम अचीव नहीं कर पाए। तो हमारा टारगेट ये है कि 2035 तक हम एटलीस्ट जो आज 15% हैं उसको 20% तक तो किसी तरह पहुंचा पाए, जिससे हमें लगभग 60 मिलियन न्यू जॉब्स मिलेंगे और 3 ट्रिलियन डॉलर का वैल्यू एडिशन करेगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर हम देखें, चाइना में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने थे क्योंकि वहां भी रिफॉर्म करना मुश्किल था, कम्युनिस्ट कंट्री है। इंडिया ने भी वो थोड़ा कॉपी किया बट कायदे से कॉपी कर नहीं पाए, थोड़ा नकल मकल नहीं लगा पाए। वहीं इंडिया में देखें, एक फ्री कंट्री जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पे टाटा नैनो सिंगूर में जो प्लांट बंद हुआ, इससे ये समझ में आता है कि वी आर स्टिल वेरी कैपिटलिस्ट अवर्स नेशन। तो हमें ये रिफॉर्म माइंडसेट लाने की ज़रूरत है। ये जो इलाके पिछड़ गए हैं जैसे बंगाल, बिहार, यूपी ईस्ट टाइप के इलाके, मध्य प्रदेश, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो एक्सेसिव लेबर काम कर रहे हैं, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, उनको हम माइग्रेट कर सकें अर्बनाइज्ड हाई प्रोडक्टिविटी लेबर की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। तो आज हमारा मेक इन इंडिया हो और पीएलआई स्कीम हो, ये दोनों मिलके, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में तो अच्छा किए हैं, 99% ऑफ द फोन्स आर बीइंग असेंबल्ड इन इंडिया एंड बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो हम चाइना की जो अभी वल्नरेबिलिटीज हैं, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, या उसके फॉरेक्स मैनिपुलेशन जो होते हैं, उसको हम चाइना प्लस वन पॉलिसी जो दुनिया देख रही है, यानी डाइवर्सिफिकेशन जो दुनिया देख रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, लेदर, ये सब भी हम इंडिया ले आ सकते हैं, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक मार्केट तो बड़ा है ही, उसके साथ साथ हमारे पास ज़्यादा जगह है, ज़्यादा स्किल्ड लेबर है, लेबर की वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा रिफॉर्म करने की जरूरत है। अब हम सर्विसेज की बात करते हैं, जहां हमारा डोमिनेंस है। 2017 में लगभग 52% ऑफ द कंट्रीब्यूशन वाज फ्रॉम सर्विसेज इन चाइना। इंडिया में अगर देखें तो सर्विसेज एक डोमिनेटिंग सेक्टर है। 59% ऑफ द टोटल जीडीपी कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम सर्विसेज, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ ग्रोथ सर्विसेज की होती है, उसके बाद आपकी मैन्युफैक्चरिंग, और उसके बाद मतलब इंडस्ट्रीज, और उसके बाद आपका एग्रीकल्चर। ठीक है, और आईटी एक्सपोर्ट इंडिया से लगभग $250 बिलियन का है। चाइना में ग्लोबल जायंट्स हैं, कंपनीज लाइक टेंसेंट, अब पबजी खेलते होंगे ना, कंपनी है टेंसेंट, अलीबाबा आप जानते होंगे, ठीक है, वो है। इंडिया की बड़ी कंपनीज की अगर बात करें तो टीसीएस है, इन्फोसिस है, यानी वी आर मोर ऑफ अ सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमी रादर देन अ प्रोडक्ट बेस्ड इकोनॉमी। $18 बिलियन का रेवेन्यू है, बट अब हमें डाइवर्सिफाई और थोड़ा डेप्थ लाने की ज़रूरत है अपने आईटी सेक्टर में, क्योंकि अब आईटी सेक्टर आगे बढ़ रहा है एआई की तरफ, और चाइना इसमें आगे निकल चुका है काफ़ी। यूएस की अगर बात करें, 80% ऑफ द मॉडल इज फॉर एआई बूस्ट, यानी कि यूएस तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसमें अग्रणी हमेशा यूएस ही रहता है। तो एआई का जितना कंट्रीब्यूशन समय दुनिया में है, वो 80%, वो जो पावर है इस समय एआई की, वो यूएस के पास ही है। $500 बिलियन ऐड कर सकते हैं हम लोग वहां से। ठीक है, तो पोस्ट कोविड जो रिकवरी इंडिया की हुई है, वो इसी सर्विसेज लेड ग्रोथ की वजह से हुई है। ठीक है, हम स्केल कर सकते हैं व्हेन वी इंक्लूड एआई, रिस्क, डेटा रिस्क मैनेजमेंट, ये सब अगर हम एक नए प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, अब वैल्यू ऐड कर अपने सर्विसेज इकोनॉमी में, तो हम अब भी रिलेवेंट रह सकते हैं, नहीं तो हम बहुत पिछड़ते जा रहे हैं सर्विसेज इकोनॉमी में भी। अब बात करते हैं हम कंजम्पशन की। तो अगर हम C प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स की बात करें, ठीक है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स की बात करें, ये है ना हमारा, ये जीडीपी का फॉर्मूला होता है। कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, यही होता है ना, दिस इज इक्वल टू जीडीपी। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो प्राइवेट कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है। 62% के आसपास प्राइवेट कंजम्पशन की वजह से जीडीपी में ग्रोथ होता है। वहीं चाइना में अगर देखा जाए
तो प्राइवेट कंजम्पशन इज ओनली 38%, ओनली 38%। तो इसका ये मतलब है कि चाइनीज इकोनॉमी इज मोर बेस्ड अपॉन एक्सपोर्ट्स एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बट इंडिया की इकोनॉमी ज़्यादा बेस्ड है आपके प्राइवेट कंजम्पशन के ऊपर। अराउंड 7.2 ट्रिलियन 2035 तक जब हम देख रहे हैं कि 12 ट्रिलियन इकोनॉमी भी होगी, तो उसमें भी मेजर कंट्रीब्यूशन किसका होगा, आपका प्राइवेट कंजम्पशन का। लगभग 60% जो इंडिया की जीडीपी है वो हमारे यहाँ पे कंजम्पशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इसके अलावा 100 स्मार्ट सिटीज़ की बात करें, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान की बात करें, तो इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। वही हम देखते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जैसे इंडिया का सोशल सिक्योरिटी आपका आधार से है, जितने भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम कैसे चलती हैं, आधार से चलते हैं। वो डिजिटल चाइना के ऑलमोस्ट पैरेलल है। यूपीआई दुनिया में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है आपके ट्रांजैक्शन वॉल्यूम यूपीआई कैटर करता है। और इसके साथ साथ इंडिया की जो मीडियन एज पॉपुलेशन है वो 29 साल है, और जब 29 ईयर्स आपकी मीडियन पॉपुलेशन है, यानी ये वर्किंग एज पॉपुलेशन भी है, और उसके साथ साथ ये वर्क करेंगे तो कमाएंगे, कमाएंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगी। तो अब जो 60% वेटेज है अगर हमारा जीडीपी में कंजम्पशन का, तो जितना ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ेगी जीडीपी उससे उतनी ज़्यादा और तेज़ी से बढ़ते जाएगी। ये बात हमको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर हम देखें प्राइवेट कंजम्पशन की बात, प्राइवेट फिक्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो चाइना 38% 2017 में था, ठीक है, 4.7 ट्रिलियन की वैल्यू थी। बट इंडिया का जो प्रोजेक्टेड है 2035 में जब हम 12 ट्रिलियन होंगे, तो इंडिया का प्रोजेक्टेड वैल्यू ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन विल बी $7.2 ट्रिलियन, विच विल बी 60% ऑफ आवर इकोनॉमी। तो चाइनीज इकोनॉमी वॉज मोर इन्वेस्टमेंट फोकस्ड, इंडिया इज मोर कंज्यूमर कंज्यूमर फोकस्ड इकोनॉमी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 8% का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हमेशा रहा ही है चाइना में, इन्वेस्टमेंट बेस्ड इकोनॉमी है। बट इंडिया में भी गवर्नमेंट अब कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, यानी मोर इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीइंग क्रिएटेड। सो बाय द टाइम 2035 $1.5 ट्रिलियन का प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इंडिया भी देख रहा है। आगे देखा जाए तो हमारे पास चैलेंजेस भी हैं, प्रोजेक्शंस क्या है, इंडिया के पास एज कहाँ है। तो चैलेंजेस ये है कि आज भी इंडिया के पास जो डेमोग्राफी है उसमें से 25% के आसपास अनएम्प्लॉयड लोग हैं। लेकिन चाइना में भी 300% अब डेट हो गई है। पोस्ट कोविड में बहुत सारी चाइनीज कंपनीज फेल की हैं, और इसकी वजह से चाइना की डेट बढ़ी है। इसके अलावा चाइना हैज़ एन एजिंग पॉपुलेशन, एजिंग मतलब अब 40 साल के आसपास की पॉपुलेशन हो गई है। इंडिया के पास ये डेमोग्राफिक एडवांटेज है कि हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन आज भी अभी 29 ईयर्स ऑफ एज की है। तो अगर हम ऐसा देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम कायदे से अपने डेमोग्राफी को यूज़ करें तो अगला 10 से 15 साल हमारा हो सकता है। प्रोजेक्शन अगर देखा जाए तो आने वाले 10 साल में इंडिया कम से कम नहीं तो 6.5% की ग्रोथ रेट को लेके चलेगी, और चाइना को ओवरटेक कर लेगी एज अ ग्रोथ इंजन बाय 2028 एज पर IMF। अगर हम अपने सारे कार्ड सही खेलते हैं तो, अगर हमें $12 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो। अब ग्लोबली अगर देखें तो वियतनाम से हम सीख सकते हैं रिफॉर्म्स। वियतनाम से रिफॉर्म सीख के हम ज़्यादा से ज़्यादा FDI अट्रैक्ट कर सकते हैं, कहाँ, मैन्युफैक्चरिंग में भी और अपने सर्विसेज में भी। और जर्मनी से सीख सकते हैं हम एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ। ऐसे हम भी 2019 तक, मतलब हम लोग, भारत भी डीकपल कर चुका है अपने एमिशंस को और अपने ग्रोथ को, यानी हमारे एमिशंस जो हैं वो हमारे ग्रोथ रेट से बहुत कम है, ठीक। आउटकम ये है कि इंडिया अपना पॉवर्टी लेवल्स को और कम कर सकता है बाय 2030। ऐसे भी इंडिया के पास रिकॉर्ड है कि उन्होंने मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी से मैक्सिमम लोगों को बाहर निकाला है। हम उसको और कम कर सकते हैं, 10% से भी कम कर सकते हैं, बट इट विल ओनली एंड ओनली बी पॉसिबल इफ वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड यू बिलीव इन दिस इंडियन स्टोरी, वर्क टू मेक दिस स्टोरी अ रियलिटी इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। अगर हम अपने हर समय टाइम वेस्ट करते रहे, सोशल मीडिया पे ही रहे ज़िंदगी भर और काम नहीं किया, तो हमारा भारत फिर आगे बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि भारत को आगे बढ़ाएंगे भारत के लोग, हम और आप, ठीक है। तो हमेशा अपने योगदान को देश के लिए सर्वप्रथम रखिए और काम करते रहिए। इसी के साथ आई होप कि आज के लेक्चर से आपके नॉलेज में वैल्यू ऐड हुआ है। तो डू लाइक दिस, शेयर दिस